उकेरा शब्द कागज में वो सीने में ही चुभता है, मगर इसको समझो तो ये मक्खन सा पिघलता है। लहरों के थपेड़े खाने वाले ऐ मुसाफिर सुन, जो समझे रूह लहरों की वो दरिया में संभलता है। जो समझे रूह लहरों की वो दरिया में संभलता है। हेलो दोस्तों, टीचर्स ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। टीचर्स ऑनलाइन चैनल पर दो सीरीज चल रही हैं, एक हिंदी साहित्य का इतिहास की सीरीज, दूसरी हिंदी व्याकरण की सीरीज। तो हिंदी व्याकरण की सीरीज में 7 भाग अपलोड कर दिए गए हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास के सीरीज में 3 भाग अपलोड कर दिए गए हैं। पहले भाग में हिंदी इतिहास लेखन की परंपरा, दूसरे भाग में काल विभाजन एवं नामकरण और तीसरे भाग में प्रथम कवि एवं प्रथम रचना। ये तीनों वीडियो आपने बहुत अच्छी प्रकार देखा और बहुत अच्छी प्रकार इसको सराहा, प्रशंसा किया। इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। और आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे, आज की कक्षा में अध्ययन करेंगे आदिकाल के अंतर्गत रासो साहित्य का अध्ययन करेंगे। रासो साहित्य के अंतर्गत रास शब्द की उत्पत्ति, रास शब्द की उत्पत्ति विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग रूप में माना है। रास शब्द की उत्पत्ति में सर्वप्रथम गारसा दत्तासी महोदय, इन्होंने रास शब्द की उत्पत्ति राजसूय से माना है। उनका मानना है कि उस समय जो जितने भी राजपूत थे, वो राजपूतों का एक राजसूय यज्ञ से उनकी उत्पत्ति हुई थी। उस आधार पर राजसूय से रासो शब्द की उत्पत्ति गारसा दत्तासी मानते हैं। नरोत्तम दास रसिक शब्द से मानते हैं, जो रसिक बाद में रास हुआ और उसके बाद रासो शब्द में बदल गया है। नंद दुलारे वाजपेयी ने और नागरी प्रचारणी सभा द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति रास शब्द से मानी गई है, रास शब्द से। और हमारे हिंदी साहित्य के प्रधान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानते हैं। रासक से रासा हुआ, रासा से रासा और बाद में रासो हो गया। इस प्रकार रासो शब्द की उत्पत्ति में विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग मत हैं, लेकिन इन सभी मत में सबसे मान्य मत हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से हुई। रासो साहित्य की विशेषताएं, रासो साहित्य की विशेषताओं के अंतर्गत पहली विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रासो साहित्य लिखने वाले प्रमुख जो कवि होते हैं, वो अपने राजा की प्रशंसा किया करते थे, अपने राजाओं की गुणगान किया करते थे, क्योंकि कवियों की आजीविका ही उनके राजा हुआ करते थे। राजाओं से इनाम पाने के लिए और अपने राजा को बहुत बढ़ा चढ़ा करके वो वर्णन किया करते थे। तो प्रधान विशेषता जो मिलती है वो मिलती है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। दूसरा विशेषता है युद्धों का सजीव वर्णन। चूंकि ये कवि युद्ध जब होते थे तो उसमें साथ भी सेना का हौसला अफजाई करने जाते थे, सेना को मनोबल ऊंचा करने के लिए कभी सेना के साथ भी चलते थे। तो ये जो युद्ध को आंखों देखा हाल, जो आंखों देखते थे उसका वैसा ही वर्णन करते थे। तो इनके रासो साहित्य में जो युद्ध का वर्णन मिलता है वो बिल्कुल सजीव मिलता है। अगली विशेषता है वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। ये रासो साहित्य प्रधान रूप से वीर रस प्रधान ग्रंथ होते हैं, वीर रस की प्रधानता होती है। युद्धों का सजीव वर्णन होता था, युद्ध में
वीरता दिखाई जाती थी। उसके साथ ही श्रृंगार रस भी इन रासो ग्रंथों में पर्याप्त रूप से मिलता है। और कई बार तो कई राजा किसी नायिका को लेकर के, किसी राजकन्या को लेकर के युद्ध हो जाते थे, तो श्रृंगार रस की भी प्रधानता इसमें देखने को मिलती है। जन सामान्य की उपेक्षा, रासो साहित्य जन सामान्य की कविता नहीं है, वो राजाओं की कविता है, बड़े बड़े राजाओं की कविता है। और उनके आश्रय में जो कवि रहा करते थे, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं था, जनमानस से कोई लेना देना नहीं था। वो केवल राजाओं की गुणगान किया करते थे, भले ही उस राजा में वो गुण हो या ना हो। अगली विशेषता है नारी के भोग रूप का वर्णन। रासो साहित्य में नारी के भोग रूप का वर्णन देखने को मिलता है, नारी के भोग रूप का वर्णन देखने को मिलता है। अगली विशेषता है संकुचित राष्ट्रीयता। संकुचित राष्ट्रीयता का तात्पर्य है उस समय पूरे अखंड भारत की किसी भी कवियों में कोई राष्ट्रीयता की अवधारणा नहीं थी, इसलिए संकुचित राष्ट्रीयता देखने को मिलता है। ऐतिहासिकता प्रश्न, प्राय सभी जितने भी रासो ग्रंथ हैं उन पर ऐतिहासिकता का क्वेश्चन है। वो ऐतिहासिक उसमें काफी आक्षेप मिलते हैं, उनके जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनके साथ तारतम्य नहीं मिलता है। और अंत में डिंगल और पिंगल भाषाओं का प्रयोग किया गया है। डिंगल भाषा थी ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती थी, पश्चिमी राजस्थान में। और इसके जो कवि हुआ करते थे इन्हें चारण बोलते थे, चारण। और जो पिंगल भाषा पाई जाती थी, पिंगल भाषा ये पूर्वी राजस्थान में पिंगल भाषा पाई जाती है, पिंगल भाषा। और इनके जो कवि होते थे उनको भाट कहा जाता था। तो इन डिंगल और पिंगल भाषाओं का रासो ग्रंथों में उपयोग किया गया है। रासो साहित्य की ये प्रमुख विशेषताएं थी। रासो साहित्य प्रमुख रासो साहित्य या ग्रंथ, प्रमुख रासो साहित्य और ग्रंथ इस प्रकार हैं। पृथ्वीराज रासो इसकी रचना चंदबरदाई ने की थी, चंदबरदाई भाट ने की थी। और इसकी जो भाषा है वो पिंगल है। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र के अजमेर के राजा थे पृथ्वीराज सिंह, और पृथ्वीराज सिंह और चंदबरदाई बचपन के मित्र भी थे। तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो को पिंगल भाषा में लिखा। और पृथ्वीराज रासो का जो अंतिम भाग है वो जल्हड़ कवि ने, जल्हड़ पृथ्वीराज चंदबरदाई के जो सबसे छोटे बेटे थे उन्होंने लिखा। और जल्हड़ कवि की प्रसिद्ध रचना बुद्धि रासो है। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना है। रासो ग्रंथ में दूसरा ग्रंथ जो आता है वो आता है विसल देव रासो। इस ग्रंथ में के जो रचयिता हैं वो नरपति नल हैं। इसमें प्रथम बार 12 मासा का वर्णन मिलता है। किस ग्रंथ में मिलता है? विसल देव रासो में। और ये विरह काव्य है। क्या है? विरह काव्य है। विरह काव्य इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें वीर रस का उपयोग नहीं किया गया। एकमात्र ऐसा विसल देव रासो ग्रंथ है जिसे वीर रस न प्रधान होकर के श्रृंगार रस को प्रधानता है, और उसमें विरह काव्य है। और इस सबसे बड़ी विशेषता इसमें गृहस्थी का वर्णन मिलता है, अर्थात नरपति नल ने इसमें आश्रयदाताओं की प्रशंसा नहीं देखने को मिलती, जबकि प्राय सभी रासो ग्रंथों में आश्रयदाताओं की प्रशंसा देखने को मिलती है। परमाल रासो के रचयिता जगनिक हैं। परमाल रासो के रचयिता जगनिक हैं। और
महोबा के 2 वीर थे, आल्हा और उदल। इनकी वीरतापूर्ण कहानी इसमें परमार रासों में देखने को मिलती है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में इसे आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। आल्हा खंड, आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। अगला जो हमीर रासो है, इसके जो रचयिता हैं वो सारंगधर हैं। अन्य रासो ग्रंथों में विजयपाल रासो, इसके रचयिता नरपनाल हैं। कुमारपाल रासो, इसके रचयिता देवप्रभ हैं। कलयुग रासो, इसके रचयिता रसिक गोविंद हैं। और मुंज रासो, इसके रचयिता मुंज कवि हैं। जैन आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जैन साहित्य का अध्ययन करेंगे। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, और ये क्लास आज की आपकी अच्छी लगी हो, शानदार लगी हो, तो आप इस क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि अन्य वीडियो आप तक पहुंच आए। जय हिंद, जय भारत।